अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वीक 3 को पहले जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। वीक 3 में हमने सी शार्प की जेनेरिक क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मेनली डिक्शनरी की क्लास थी और फिर उसके बाद हमने जो सी शार्प के अंदर जेनेरिक लिस्ट की क्लास है उसको डिस्कस किया था। कुछ और भी क्लासेस थी जिसको हमने डिस्कस किया था, मेनली ये दो थी जिन पे हमने फोकस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये नया टॉपिक है हमारा, ठीक है। और इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारा जो टॉपिक है ये है लिंक का, LINQ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कैपिटल में सारा लिखा हुआ है, ये एक एब्रीवेटेड वर्ड है LINQ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे थ्योरेटिकली कि लिंक है क्या, और उसके बाद फिर इसका कोई सिंटैक्स हम देख लेंगे। और फिर लिंक को स्टार्ट करने से पहले हमें सी शार्प के अंदर स्टैटिक क्लास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए हम वो देख लेंगे जल्दी से। एंड फिर एक्सटेंशन मेथड्स की तरफ जाएंगे, और फिर जो है लैम्डा एक्सप्रेशन, और फिर हम कुछ कलेक्शंस के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिंक से थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन। मैंने कैप्स में लिखा हुआ है LINQ। बेसिकली ये एक एब्रीवेटेड वर्ड है जो सी शार्प में 3.0 मीन्स के 3.0 और इससे ऑनवर्ड फ्रेमवर्क में इंट्रोड्यूस हुआ था। LINQ के अगर आप लफ्ज़ी मैंने देखें तो L से बनता है लैंग्वेज, IN से बनता है इंटीग्रेटेड, एंड Q से बनता है क्यूरी। इसका मतलब ये है कि बेसिकली लिंक जो है ये क्यूरी से रेलिवेंट जो हमारा एरिया है ये उसको फोकस कर रहा है। क्यूरी जो हम एसक्यूएल में यूज़ करते थे, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, उस तरह की कोई चीज़ है। आगे चल के फिर हम जब एग्जांपल्स में आएंगे तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो आप ये समझ लें कि बेसिकली सी शार्प ने अपने अंदाज से कुछ क्यूरीज का सिंटैक्स इंट्रोड्यूस करवाया है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और अब बहुत सारी लैंग्वेजेस ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया। लाइक जावा में भी इसका कंसेप्ट आ चुका है, स्विफ्ट में भी आ चुका है, ठीक है, जितनी भी आपकी लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं। अब इसके कुछ हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि जब ये लिंक इंट्रोड्यूस हुआ था तो कुछ इसके सक्सेस के पीछे क्या स्टोरी है। मसलन अब मैंने लिखा हुआ है कि जी ये लिंक जो है बेसिकली इज़ अ यूनिफॉर्म सिंटैक्स, ठीक है, और बहुत सी शार्प एंड VB.NET। मतलब हम .NET की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इसमें सी शार्प है, मेनली तो हम सी शार्प में काम करते हैं, लेकिन .NET जो है माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें VB.NET भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। हम यूज़ नहीं करते लेकिन मार्केट में यूज़ हो रहा है। तो सी शार्प और VB.NET दोनों में इसका सिंटैक्स सेम है, तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, हम लिंक यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट लिंक का, आप लिंक को यूज़ करते हैं डेटा रिट्रीवल के लिए, ठीक है। मसलन मेरे पास कोई कलेक्शन पड़ी हुई है, मैंने वहाँ से, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक बड़ी सी लिस्ट पड़ी है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम पड़े हुए हैं, और मैंने उनमें से कोई स्पेसिफिक नाम ढूंढना है, सर्च करना है, ठीक है। तो अगर आप एसक्यूएल में देखें तो हम वेयर की क्यूरी अप्लाई कर देते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं। अगर उसी डेटा को मैंने एक सीक्वेंस में राइट करना है तो हम एसक्यूएल में सॉर्ट की क्यूरी अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर उसको हमने काउंट करना है तो एसक्यूएल में फिर हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है काउंट का। तो इस तरह की डिफरेंट क्यूरीज हम एसक्यूएल में अप्लाई करते हैं। अब यहाँ भी लिंक जो है हम यूज़ करते हैं डेटा रिट्रीवल के लिए, ठीक है। और डेटा रिट्रीवल इसी तरह की जिस तरह हम क्यूरीज अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूरीज होगा। मसलन मुझे चाहिए होगा कि जी कोई स्पेसिफिक नेम है, मैंने सर्च करना है, ठीक है, यहाँ लिंक की बात कर रहा हूँ। तो आप समझिए कि एसक्यूएल के अंदर जितने भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, सेलेक्ट से लेके ऑर्डर बाय, वेयर, ग्रुप बाय, ठीक है, जॉइंस, ये सारे हम लिंक में कवर करेंगे। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, नीचे एडवांटेजेस में भी हम देखेंगे। एक तो ये है कि आपको डिफरेंट सोर्सेज का ना आपको ये ऑप्शन देता है, डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट फॉर्मेट्स में। डिफरेंट सोर्सेज और फॉर्मेट्स से मुराद क्या है, मसलन डेटा हमारा सिंपल सी शार्प में जो सा है
वो एरेज की शक्ल में हो सकता है, जिस तरह इंटीजर की एरे होगी, ठीक है, स्ट्रिंग की एरे है। सी शार्प में हमारे पास कलेक्शन क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसमें मेनली लिस्ट की क्लास है, डिक्शनरी की क्लास है, ठीक है, सही है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास कोई XML डॉक्यूमेंट है, हम उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सी शार्प में हमने बड़ा फेमस है ADO.NET, जिसमें डेटा टेबल और डेटा सेट होते हैं। इसमें भी डेटा ही होता है आपके पास, रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में, टेबल्स की शक्ल में। आप इस पे भी जो है ना डेटा रिट्रीवल के लिए लिंक अप्लाई कर सकते हैं, LINQ, ठीक है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, जिस तरह MS SQL है, ठीक है, इस पे भी आप इवन लिंक अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक के एसक्यूएल के अलावा दूसरी डेटाबेसेस हैं, उन पे भी आप कर सकते हैं। SQLite है इसमें, Oracle है, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। अच्छा, एक तो ये जितने भी ये डेटा सोर्सेज हैं, ये नहीं है कि लिंक का हर एक के लिए डिफरेंट सिंटैक्स होगा। पता चले कि जी मैंने अरेज के लिए बड़ी मुश्किल से लिंक का सिंटैक्स सीख लिया, तो अब जब मैं कलेक्शंस पे जाऊंगा या XML डॉक्यूमेंट पे डील करने जाऊंगा तो लिंक का सिंटैक्स ही टोटली डिफरेंट होगा। नहीं, बेसिकली आप ये समझ लें कि लिंक जो है ये एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करता है इन सब सोर्सेज के लिए जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। डिटेल में हम इन पे जाएंगे, ये अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा जो इस लिंक का जो है ना, आप समझे कि की पॉइंट है, ये लैंग्वेज इंटीग्रेटेड है, ठीक है। आपके इस वर्ड से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड। मतलब नॉर्मली हम अगर एसक्यूएल की क्यूरी लिखते हैं तो हम डबल कोट्स में स्ट्रिंग की शक्ल में लिखते हैं, और वो सी शार्प उसको वेरीफाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर हम लिंक में कोई क्यूरी लिखते हैं तो ये इंटीग्रेटेड होती है लैंग्वेज में, और लैंग्वेज दोनों में, मतलब आप सी शार्प में कर रहे हैं या आप VB.NET में करें, आप समझें कि दोनों के लिए ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड का फ़ायदा क्या हो गया? एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि देयर बाय एलिमिनेटिंग मिसमैच बिटवीन लैंग्वेज एंड डेटाबेस। नॉर्मली हम लेट्स सपोज मैंने कोई सेलेक्ट की क्यूरी लिखी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक छोटी सी क्यूरी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैरिक, और फ्रॉम की जगह मैं गलती से लिख देता हूँ फॉर्म, और लिखता हूँ स्टूडेंट का टेबल का नाम, ठीक है, और टेबल का नाम की स्पेलिंग गलत होगी। अब ये क्यूरी मेरी सिंटैक्स वाइज ठीक है, लेकिन मैंने फ्रॉम की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है। फिर मैंने स्टूडेंट के टेबल का नाम यू था, वो मेरे से मिस हो गया। अब अगर मैं सी शार्प में क्यूरी लिखता हूँ, सी शार्प इस पर कंप्लेन नहीं करता, ठीक है। ये एसक्यूएल के पास जाएगा तो वहाँ जाके पता चलेगा एरर है, फिर एसक्यूएल वापस सी शार्प को इन्फॉर्म करेगा। लेकिन ये वाले जो मिस्टेक्स हैं, ये लिंक में अगर हम करेंगे तो फिर नहीं होगा। लिंक मीन्स के सी शार्प उसी को वहाँ पर कैच कर लेगा एज एरर, ठीक है। तो ये कहता है कि देयर बाय एलिमिनेटिंग मिसमैच बिटवीन लैंग्वेज एंड डेटाबेस, इस तरह के इशू रिजॉल्व करता है ये भी थ्योरेटिकल है, पॉइंट्स आपको हो सकता है ना समझ आए, जब मैं एग्जांपल्स करूंगा तो इनमें यहाँ रेफर कर दूंगा दोबारा, ठीक है। अब लिंक के मेन एडवांटेजेस क्या हैं? एक सबसे पहला जो बहुत ही की पॉइंट है एडवांटेजेस का, बेसिकली लैंग्वेज फेमिलियरिटी, फेमिलियर लैंग्वेज। अगर आप लिंक का सिंटैक्स जब आप यूज़ करते हैं तो लेट्स सपोज आप सी शार्प के डेवलपर हैं, आपको क्यूरी लिखने के लिए कोई और लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ेगी। जिस तरह अभी हम SQLite सीख रहे होते हैं या Oracle का सिंटैक्स सीख रहे होते हैं, या कोई अगर आप ऑनलाइन कोई क्लाउड पे डेटाबेस यूज़ करते हैं फायरबेस, तो उसका सिंटैक्स सीखते हैं, ठीक है। इसमें हम अगर सी शार्प में हैं तो हम सी शार्प के ही सिंटैक्स के हिसाब से क्यूरी लिख सकते हैं। तो एक तो हमारे पास एडवांटेज ये होगा कि हम उस लैंग्वेज से पहले फेमिलियर हैं, और उसी में बैठ के उसी सिंटैक्स से हम क्यूरी लिख रहे होते हैं, तो हमारे लिए एक क्विक जंप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि लिंक में हम बहुत जो है ना स्मार्ट क्यूरी लिखते हैं, मतलब हमारा छोटे से कोड से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो लेस कोड जो है ये हमें एक बेनिफिट लिंक में देता है, मतलब लिंक के अंदर बने बनाए फंक्शंस हैं या उनके सिंटैक्स ऐसे हैं कि आप शॉर्ट कोड से मतलब बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जिस तरह अब डेटा को मैंने सॉर्ट करना है, तो अगर मैं सी शार्प में सॉर्टिंग लिखना शुरू करूं तो मुझे कोई बबल सॉर्ट या सिलेक्शन या कुछ इस तरह का कोई सॉर्टिंग मैकेनिज्म यूज़ करने पड़ेगा, जिसके लिए अगेन मुझे नेस्टेड फॉर लूप्स और स्वैपिंग और ब्ला ब्ला कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर हो सकता है कि डॉट जो है ना एक वर्ड ही हो फंक्शन का, जिस तरह डॉट ऑर्डर बाय है, उससे हो जाए। तो मेरा कोड जो है वो जस्ट एक लाइन का भी नहीं होगा, बल्कि एक लाइन में सिर्फ जस्ट 2 वर्ड्स का होगा। दूसरी बात ये है कि थर्ड पॉइंट ये है कि रीडेबल कोड। रीडेबल कोड का मतलब ये है कि
कि अगर मैं सी शार्प डेवलपर हूँ, मैंने क्यूरी का सिंटैक्स सीख लिया है, और अगर मैं कोई क्यूरी लिख के किसी और डेवलपर को देता हूँ, तो वो अगर सिर्फ सी शार्प से फेमिलियर है और लिंक से या एसक्यूएल की क्यूरी से उसके इतनी फेमिलियरिटी नहीं है, तो वो इस कोड को बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उस लैंग्वेज से फेमिलियर होगा तो बड़ी इजीली। तो इसको हम कहते हैं कि रीडेबिलिटी का जो है ना, इसका एक एडवांटेज है इसका लिंक का। स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ क्यूरिंग, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ये सिंगल इंटरफेस डिफरेंट सोर्सेज के लिए है। तो एक तो ये आप कह सकते हैं कि क्यूरी लिखने का एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो जाएगा, बेशक जो मर्जी डेटा सोर्स हो, ठीक है। तो एक एडवांटेज है इसका। ये जो 5 नंबर पॉइंट में मैंने बताया कि ये लैंग्वेज इंटीग्रेटेड है, तो आप अगर इसमें नीचे 5 नंबर पॉइंट को देखें तो ये एज ए एडवांटेज है कि कंपाइल टाइम सेफ्टी ऑफ क्यूरी। एक जब मैं क्यूरी लिख रहा हूँ तो मुझे 100% गारंटी होगी रन करने से पहले कंपाइल टाइम पे कि ये क्यूरी का सिंटैक्स ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। लॉजिकल एरर अलग बात है, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, ठीक है, ये एडवांटेज है इसका। इंटेलिजेंस सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट का मतलब ये है कि जब हम सी शार्प में काम कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ कोई काम कर रहा हूँ, तो अगर मैंने कोई वेरिएबल लिखा है, जिस तरह मैं एन है तो मैं लिखता हूँ एन डॉट, तो अगर ये देखें ये इंटेलिजेंस है, ये मुझे आप समझे कि हिंट दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन आप एसक्यूएल की क्यूरी अगर मैं यहाँ डबल कोट्स में लिखता हूँ, सपोज करें वी आर क्यूरी और इक्वल टू करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एस टी डी यू ई एन टी, स्पेलिंग भी गलत लिखें, कोई मुझे नहीं बता रहा कि ये क्या है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये हो जाएगा कि बेसिकली ये हमें इंटेलिजेंस सपोर्ट दे देता है, क्योंकि लैंग्वेज इंटीग्रेटेड है, लैंग्वेज के अंदर है, तो वो इंटेलिजेंस लैंग्वेज हमें दे रही होती है। शेपिंग डेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। अब इतनी डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसको विजुलाइज नहीं कर सकेंगे, जब एग्जांपल्स होंगी तो वो अभी मैं इसलिए नहीं पुट कर रहा क्योंकि वो डिफिकल्ट होंगी, अब ये समझ नहीं आएंगे आपको। शेपिंग डेटा से मुराद ये है कि अगर सपोज करें मेरे पास, मैं डेटा रिट्रीव करता हूँ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट से, फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स के जो डेटा है वो एक्सएमएल की फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, और वो स्टूडेंट्स का डेटा उठा के मैं स्टूडेंट की क्लास या डेटा टेबल में, मतलब ADO.NET की फॉर्मेट में, ठीक है, या एसक्यूएल की किसी टेबल में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिंक को बड़े स्मार्ट वे में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ तक हमारा एक थ्योरेटिकल सेक्शन था। अब लिंक बेसिकली जब हम डिस्कस करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं या कोड की तरफ जाते हैं, तो सी शार्प हमें लिंक में बाय सिंटैक्स जो है, लिंक का जो सिंटैक्स है, सी शार्प हमें बाय सिंटैक्स 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप ये देखें कि लिंक्स के जो सिंटैक्स है वो हम 2 तरीक़ों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले को हम कहते हैं क्यूरी सिंटैक्स, मतलब हमारे पास एक ये कोडिंग स्टाइल है असल में, ठीक है। तो अगर हम लिंक को यूज़ करने जा रहे हैं, मसलन अगर मैंने किसी एक बड़ी सी एरे है और उसके ऊपर डेटा रिट्रीवल करनी है, मतलब उस डेटा को सॉर्ट करना है या उसमें कोई वेयर करके फ़िल्टर करना है या किसी एक डेटा के साथ ज्वाइन करना है, मतलब जितनी भी एसक्यूएल की कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह हम एसक्यूएल में भी कोई सिंटैक्स फॉलो करते हैं, जिस तरह सेलेक्ट, स्टैटिक, फ्रॉम, तो डिफरेंट जो है ना रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। अब लिंक भी हमें इसी तरह को एक सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, लेकिन वो सिंटैक्स असल में उतना ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा जितना आप एक नई लैंग्वेज के हिसाब से सीख रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपसे कहूँगा कि जी आप एक ऑनलाइन डेटाबेस है फायरबेस, आप उसका सिंटैक्स सीखें, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके बारे में आप यहाँ जानते ही नहीं है। लेकिन जब हम लिंक स्टार्ट करते हैं तो लिंक का जो सिंटैक्स है वो हमारे लिए सी शार्प की वजह से काफ़ी हद तक फेमिलियर होगा। लेकिन अगेन हमारे पास 2 मोड हैं हमारे पास इसको कोड लिखने के, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं लिंक सिंटैक्स। अब जो पहला सिंटैक्स है उसको हम कहते हैं क्यूरी सिंटैक्स, मतलब लिंक के अंदर, सी शार्प के अंदर हम एक जो सिंटैक्स फॉलो करेंगे या एक तरीक़ाकार फॉलो करेंगे उसको हम कहते हैं क्यूरी सिंटैक्स। वर्ड क्यूरी यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्यूरी सिंटैक्स है ये एसक्यूएल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, MS SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है। जिस तरह हम लिखते हैं सेलेक्ट, स्टैटिक, फ्रॉम, ऑर्डर बाय दिस या वेयर, तो ये जो क्यूरी सिंटैक्स है ये वही सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, फ्रॉम, इस तरह के कीवर्ड सारे यूज़ हो रहेंगे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्यूरी सिंटैक्स। ये सिंटैक्स मोस्टली डेवलपर्स जो होते हैं फॉलो करते हैं जिनका डेटाबेस के साथ डेटाबेस के सिंटैक्स की फेमिलियरिटी ज़्यादा होती है या वो कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है।
तो अच्छा, इसका दूसरा नाम, इसको हम कहते हैं क्यूरी एक्सप्रेशन सिंटैक्स, ठीक है। आप इसको शॉर्ट कोड भी यूज़ कर सकते हैं, क्यूरी सिंटैक्स या क्यूरी एक्सप्रेशन सिंटैक्स, एक ही बात है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट नेम है, क्यूरी सिंटैक्स। अच्छा, दूसरा जो सिंटैक्स है उसको हम कहते हैं मेथड सिंटैक्स। अब क्यूरी की जगह वर्ड मेथड आ गया। मेथड नॉर्मली हम लैंग्वेज में, जावा में या पुरानी वीबी में, हम लैंग्वेजेस में जो है ना मेथड फंक्शन को ही कहते थे, या कुछ लोग स्टोर प्रोसीजर कहते थे, सब रूटीन्स कहते थे। ये फंक्शन मेथड्स ये एक ही चीज़ है, तो हम मेथड से मुराद फंक्शन है, ठीक है। अब दूसरा जो सिंटैक्स है उसको हम कहते हैं मेथड सिंटैक्स। अब वर्ड मेथड से निकला है, तो इसका मतलब ये है कि सी शार्प के अंदर क्यूरी अप्लाई करने के लिए हमें डिफरेंट फंक्शंस होंगे। मसलन अगर मैंने एक एरे है और उसको सॉर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड मौजूद है या फंक्शन मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर बाय। तो मुझे जो है ना सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना है और मेरा डेटा ऑर्डर बाय हो जाएगा। मेरे पास एक फंक्शन है वेयर का, जब मैं उसको अप्लाई करूँगा मेरा डेटा फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं उस सिंटैक्स को फॉलो करूँगा तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली मैं मेथड सिंटैक्स को फॉलो कर रहा हूँ। अभी एक एग्जांपल भी हम इसकी छोटी सी देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम मेथड एक्सटेंशन सिंटैक्स भी कहते हैं, वर्ड एक्सटेंशन यूज़ किया। इसको मैं बाद में जो है ना विद एग्जांपल बताऊंगा एक्सटेंशन क्या होती है, ठीक है। एक्सटेंशन असल में एक इन्हेंसमेंट का जो है ना वो एक सिनोनिम है, या इसको हम कहते हैं फ्लुएंट, सही है। तो मेथड सिंटैक्स के ये तीन नाम हैं, तीनों में से आप जो मर्जी कह दें। अब हम थोड़ा सा ना मेथड सिंटैक्स को एक फास्ट जो है ना एक क्विक व्यू देख लेते हैं, डिटेल में हम इस पे दोबारा आएंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्यूरी सिंटैक्स में। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, सपोज ये मेरे पास एक सी शार्प में ना एक एरे है ये, ठीक है। इंटीजर टाइप की एरे है, नीचे छोड़ दें बाकी। ये इंटीजर टाइप की एरे है मेरे पास। इस इंटीजर टाइप की एरे में मेरे पास डिफरेंट डेटा पड़ा हुआ है, इंट एरे है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो इंटीजर एरे है इसको मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हम एसक्यूएल में अगर क्यूरी लिखें तो एसक्यूएल की क्यूरी में अगर मेरे पास एसक्यूएल की क्यूरी हो, ठीक है, लेट्स सपोज मैं एसक्यूएल लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंट एरे, मीन्स के ये मेरे पास सोर्स का नाम है, इसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है इसको सेलेक्ट स्टैटिक करो इसमें से, और मैं कहूँगा ऑर्डर बाय, फर्स्ट करो इसमें किसी कॉलम का नाम है, ठीक है, वेरिएबल वी, तो मैं कहूँगा ऑर्डर बाय वी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंट एरे ऑर्डर बाय वी। अगर ये मैं एसक्यूएल के सिंटैक्स की बात करूँ तो एसक्यूएल में बेसिकली हम इस तरह का कोई सिंटैक्स अप्लाई करते हैं टेबल के ऊपर, ठीक है, ऑर्डर बाय कॉलम का नाम। तो ये तो एसक्यूएल की क्यूरी है। अब इसी से मिलता जुलता एग्जैक्टली अगर मैं यही अप्लाई करूं, यही क्यूरी, और मैं कहूं कि सी शार्प की लिंक में, अब ये सी शार्प की लिंक में क्यूरी सिंटैक्स से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम, अभी सिंटैक्स है फ्रॉम कीवर्ड वेरिएबल वी, कोई भी वेरिएबल ले लें, इन, और मेरी सोर्स का नाम कि दिस, ठीक है, जिस तरह हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लिखते हैं ना इस तरह, तो यहाँ पर हम फ्रॉम पहले लिखते हैं, फ्रॉम वेरिएबल वी इन, ये वेरिएबल वी हम डिक्लेयर करें अपनी मर्जी से, जो मर्जी यहाँ लिख दें, इन ये जो एरे है, और फिर ऑर्डर बाय, अब ये मैं ऑर्डर बाय की बेसिकली क्यूरी अप्लाई कर रहा हूँ, और ऑर्डर बाय दैट वी जो मैंने अभी ऊपर डिक्लेयर किया है, ठीक है, ऑन दिस कलेक्शन, और फिर मैं कहता हूँ सेलेक्ट दैट वेरिएबल वी। तो अब ये अगर आप देखें ये एसक्यूएल की क्यूरी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंट एरे ऑर्डर बाय वी, ठीक है, लेकिन लिखने का सिंटैक्स इसका ये है, और इस सिंटैक्स को हम कहते हैं क्यूरी सिंटैक्स। अगर आप गौर से देखें तो सेलेक्ट भी वही वर्ड यूज़ हुआ है, फ्रॉम भी वही है, ऑर्डर बाय भी वही है, ठीक है, यहाँ ऑर्डर बाय इकट्ठा है सिर्फ। और ये जो क्यूरी रिटर्न हुई है क्यूरी 1, अगर आप इसको फॉर ईच का लूप अप्लाई करके प्रिंट करें तो आपको डेटा सॉर्टेड नज़र आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड क्यूरी सिंटैक्स, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्यूरी से मिलती जुलती है, ठीक है, इसीलिए इस सिंटैक्स को कहते हैं क्यूरी सिंटैक्स। लेकिन ये कंपाइल्ड है, ये कंपाइल्ड क्यूरी है। मसलन अगर मैं देखूं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर बिल्ड करूं तो मुझे कोई एरर नहीं देगा ये, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें फ्रॉम के स्पेलिंग मुझसे गलत हो गया, मैं फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये एकदम से एरर दे देगा, ठीक है। तो एक तो सबसे फ़ायदा इसका ये है। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास था, जिस तरह हमने क्यूरी सिंटैक्स को देखा, एक और हमारे पास था मेथड सिंटैक्स। अब यही वाली क्यूरी अभी जो मैंने आपको बताई है, ये इंट वाली, वही डेटा
उसी तरह का डेटा है। अगर मैं उसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ लेट्स सपोज ऑर्डर बाय वही, तो अब ये मेरे पास जो है ये है मेथड सिंटैक्स। मेथड सिंटैक्स बहुत सारे डेवलपर कहते हैं कि ये ज़्यादा आसान है। अब ये देखें, मैंने अपने सोर्स का नाम लिखा और डॉट ऑर्डर बाय किया, बस। अब यहाँ पर मेरे पास डॉट से जो है ऑर्डर बाय, ये मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, मेथड अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो देखिए मुझे पहले से बता रहा है ऑर्डर बाय, ये इंटेलिसेंस है। अब वो जो बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए थे ये सारे इधर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो डॉट ऑर्डर बाय करता हूँ मैं, ठीक है। तो ऑर्डर बाय का जो फंक्शन है इसके अंदर क्या हो रहा है ये बाद में देखते हैं, लेकिन आपको ये जो मिल रहा है ऑर्डर बाय ये फंक्शन की शक्ल में मिल रहा होगा। इसी तरह डॉट वेयर होगा, ठीक है, इसी तरह डॉट ज्वाइन होगा। तो इसका मतलब ये है कि सारे फंक्शन की शक्ल में हमें मिल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं मेथड सिंटैक्स, इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स डेटा मिलेगा, ठीक है जी। इस पे हम दोबारा वापस आएंगे, ठीक है। ये मैंने जो एग्जांपल्स लिखी हैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाना था क्यूरी सिंटैक्स से मेथड सिंटैक्स से, लेकिन हम मेथड सिंटैक्स को सिर्फ देखेंगे क्योंकि दोनों को पैरेलल लेके चलना मुश्किल है, ठीक है। फिर हमारे पास कोर्स काफ़ी है तो ये फिर रह जाएगा, इसलिए हम सिर्फ मेथड सिंटैक्स को देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो ये चीज़ें हमारे पास होगी। अब हम लिंक को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक क्लास, और एक है एक्सटेंशन मेथड्स। असल में ये स्टोरी क्यों ज़रूरी है पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये कह रही है इंटीजर की। अभी ज़रा इसको फोकस कीजिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये यूज़ ए लिंक में थ्रू आउट ये चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। मेरे पास एरे का नाम है इंट एरे, ठीक है। ये जो इंट एरे है, अगर मैं इंट एरे का नाम लिखता हूँ, मसलन वी आर रिज़ल्ट कुछ भी लिख दूँ यहाँ पर अभी, और मैं कहता हूँ इंट एरे डॉट के बाद आप देखें, डॉट के बाद बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके साथ ये देखें डाउन एरो बना हुआ है ब्लैक कलर का, ठीक है। ये हुक साइन को छोड़ दें, ये जो फंक्शन का है ना, जिस तरह में एक फंक्शन है डॉट, अगर इसका एक फंक्शन हम देखें डॉट सेट वैल्यू, ये देखें इसका एक फंक्शन है डॉट सेट वैल्यू। अगर आप इस फंक्शन को देखें डॉट सेट वैल्यू को, तो इसमें आपको ये बॉक्स के साथ जो 3D आ रहा है, इसके साथ आपको ना एरो नज़र नहीं आएगा, और बहुत सारों के साथ आपको एरो नज़र आएगा। ये जितने साथ के साथ आपको एरो नज़र आएगा ये असल में स्पेशल फंक्शंस हैं। अब ये फंक्शन इस इंटीजर एरे के अंदर नहीं है। ये एरो का मतलब ये है कि दिस सेलेक्ट फंक्शन या जितने भी फंक्शन है जो एरो के साथ हैं, जिस तरह डॉट ऑर्डर बाय है, ये फर्स्ट एलिमेंट जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, देखें मोस्टली एरो के साथ है। इसका मतलब ये कि ये फंक्शंस इस एरे का या इस इंट डेटा टाइप का हिस्सा नहीं है। ये फंक्शन अगर इस एरे का या इस क्लास का नहीं है तो डॉट के बाद क्यों नज़र आ रहे हैं। डॉट के बाद तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पॉलिसी का पता है कि मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन ये इसके मेंबर वेरिएबल्स नहीं है, या मेंबर मेथड नहीं है, या मेंबर फंक्शन नहीं है। ये बेसिकली एक्सटेंशन फंक्शन है या एक्सटेंशन मेथड है। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है? एक्सटेंशन का मतलब है इन्हेंसमेंट, कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है और आप उसको उसके अंदर मज़ीद कुछ ऐड करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्हेंसमेंट या एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये देखें एक्सटेंशन मेथड्स है ना। अब मैं यहाँ पर एक मेरे पास एक लाइब्रेरी है ये वाली सिस्टम डॉट लिंक, इसको मैं करता हूँ कमेंट। जब इसको मैं कमेंट करता हूँ तो मैं अब करता हूँ डॉट, अब देखें वो जो एरो वाले फंक्शंस थे सारे ख़त्म हो गए। अब सादे अपने इसके, अब ये इसके जेन्युइन फंक्शंस हैं, या इसके हैं या इसके पेरेंट के हैं, ठीक है। अब वो फंक्शन सारे ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन जो है मुझे इस कलेक्शन में जो मिल रहे थे वो इसके अपने नहीं थे, बल्कि ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक नेम स्पेस है सिस्टम डॉट लिंक, इससे मिल रहे हैं। और ये जो सिस्टम डॉट लिंक है ये वही है जो हम लिंक पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी, और ये हमें एक फ़ीचर प्रोवाइड करती है एक्सटेंशन मेथड्स का। इसका मतलब है कि आपकी जो डेटा टाइप इंट है ये पहले से बनी हुई है। सिस्टम डॉट लिंक की लाइब्रेरी सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने से इस इंटीजर के अंदर फंक्शनैलिटी बहुत सी इन्हेंस हो जाती है। तो इसके अंदर जितने भी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो लॉजिकली इसका हिस्सा है, फिज़िकली इस क्लास में नहीं है, इसीलिए हम उनको कहते हैं एक्सटेंशन मेथड्स, ठीक है।
अब एक्सटेंशन मेथड हमें पता तो चल गया कि ये वाला जो फंक्शन है ये एक्सटेंशन मेथड है जो कि इस कलेक्शन का अपना नहीं है बल्कि कहीं और से इसको मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन मेथड। तो लिंक में हम थ्रू आउट मेथड सिंटैक्स में यूज ही एक्सटेंशन मेथड्स करते हैं, ठीक है, डॉट के साथ कॉल होते हैं। अब पहले हम एक्सटेंशन मेथड्स से पहले हम ये सीखते हैं कि एक्सटेंशन मेथड्स खुद से कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा स्टैटिक क्लास। अच्छा, सी शार्प में हम स्टैटिक क्लास जो है ना, नॉर्मली हम क्लासेस तो बनाते हैं सी शार्प में। मुझे पता होती है कि मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, हम क्लास को कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई डेटा टाइप बनाते हैं, उसका अपनी मर्ज़ी से नाम रखते हैं, उसके अंदर मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास अब नया कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज़ होती हैं सी शार्प की टर्मिनोलॉजी में, और फंक्शंस हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास के अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्टैटिक क्लास। स्टैटिक वेरिएबल तो हमने सुना होगा, स्टैटिक क्लास हम पहली दफ़ा में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सी शार्प में स्टैटिक क्लास के बारे में पढ़ा हो, लेकिन आप ये समझे कि हम पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सटेंशन मेथड के बारे में बताया था। ये जो मेथड सिंटैक्स है ये एक्सटेंशन मेथड का एक कंसेप्ट यूज़ करता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक्सटेंशन मेथड मैंने बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा सिनेरियो डिस्कस करता हूँ, फिर मैं स्टैटिक क्लास के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इजी है कि स्टैटिक क्लास सी शार्प में कैसे बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि एक्सटेंशन मेथड्स कैसे बनाते हैं। अच्छा, हम छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास सी शार्प में एक मैंने इंटीजर ले लिया इंट n इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। ये मैंने ले लिया एक इंटीजर n एंड इट्स वैल्यू इज 2। अब मैं अगर चेक करना चाह रहा हूँ कि ये अगर इवन नंबर है तो मैं मैसेज प्रिंट करूँगा कि नंबर इज इवन, अदरवाइज ऑड। नॉर्मली आप क्या करते हैं, हम लिखेंगे इफ n mod 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम करते हैं कंसोल राइट लाइन और हम लिखेंगे द वैल्यू इज इवन, एल्स यही मैसेज लिखेंगे ऑड। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब ये मैंने यहाँ पर इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई किया। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ n डॉट। अब n डॉट करेंगे तो आप देखें ये n जो है इंटीजर डेटा टाइप है। डॉट के बाद आपको कंपेयर टू, इक्वल, इस तरह के नज़र आएंगे, टू स्ट्रिंग, लेकिन जो इज इवन का एक फंक्शन है ये आपको नज़र नहीं आएगा। अब ये बेसिकली आप देखें इसमें एरो बना हुआ है इसके साथ। अब ये मैंने एज ए एग्जाम्पल एक्सटेंशन मेथड समझाने के लिए एक फंक्शन बनाया है इज इवन, खुद से बनाया है और उसको इंट के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। अब आप कोई भी इंटीजर वेरिएबल ले लें आपको इज इवन अवेलेबल होगा। जिस तरह आप देखें n डॉट इज इवन। अब ये एक्सटेंशन ब्रैकेट में बता रहा है कि ये एक्सटेंशन मेथड है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये इंट का हिस्सा नहीं है लेकिन इंट के अंदर अटैच हो गया एज ए एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये अगर मैं कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ इंट a इज इक्वल टू 88 और मैं a डॉट इज सब में मिलेगा आपको। आप इंट k ले लें इज इक्वल टू 90 और k डॉट करें इज इवन तब भी मिलेगा। अब अगर फर्स्ट करें मैं ले लेता हूँ इंट इंट 32, ठीक है, और ले लेता हूँ फर्स्ट करें v इज इक्वल टू 90, ये भी इंटीजर ही है। अब v डॉट इज इवन, इसका मतलब ये है कि ये जो इंट 32 है ये इंट, ठीक है, ये इसी के रैपर है। लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ इंट 64 और मैं ले लेता हूँ फर्ज करें m इज इक्वल टू 990 और मैं लिखता हूँ m डॉट, अब इज इवन नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इज इवन जो है वो इंटीजर का है और ये जो 64 है ये लॉन्ग है, ठीक है। तो इंट 32 क्योंकि इसी की रैपर है, ठीक है, इसी शार्प की टाइप है लेकिन है इंट, तो इसलिए ये जो है ना ये आपको इसमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमने बनाया कैसे है, जो कोई भी इंटीजर ले लो तो उसके अंदर मिल जाता है इज इवन, ठीक है। वैसे नहीं होता, हमने अभी बनाया है, इसको कैसे बनाया वो देख लेते हैं।
तो ये जो n डॉट इज़ इवन है, ये जो फंक्शन है ये एक्सटेंशन फंक्शन है, ये एक्सटेंशन मेथड है। तो सी शार्प में आप किसी भी क्लास के अंदर या किसी भी डेटा टाइप के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें, मसलन मुझे हर 2 मिनट बाद नंबर को चेक करना पड़ता है कि इवन है कि नहीं है, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इस इवन का और वो इंटीजर के साथ अटैच कर देता हूँ। अब जितनी मर्जी इंटीजर इस लैंग्वेज में मैं मतलब इस प्रोग्राम के अंदर लूँगा, हर इंटीजर के अंदर ये फंक्शन मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाया करेगा। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन मेथड। अब एक्सटेंशन मेथड किसी भी टाइप के साथ आप अटैच कर सकते हैं, मतलब मैंने इंटीजर के साथ भी किया, मैं फ्लोट के साथ भी कर सकता हूँ। नीचे देखें मैंने स्ट्रिंग के साथ भी अप्लाई किया। अब स्ट्रिंग के अंदर जो सिंपल स्ट्रिंग है उसके अगर आप देखें तो डॉट स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। ये जो फंक्शंस आ रहे हैं ये लिंक की वजह से आ रहे हैं, इसको हम छोड़ देते हैं ये जो आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन है हमने बनाया है इज़ न्यूमेरिक, ये मैंने बनाया है, ठीक है, एक्सटेंशन मेथड अटैच किया। ये नॉर्मली स्ट्रिंग के अंदर नहीं होता। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किसी भी डेटा टाइप में कोई फंक्शन कैसे अटैच करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये इंटीजर के साथ हमें अटैच कैसे करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, अगर आपने डिसाइड किया कि मैंने कोई फंक्शन बनाना है और वो फंक्शन जो है फ़लाँ डेटा टाइप के साथ अटैच हो जाए एज एक्सटेंशन फंक्शन या मेथड, तो आपको सबसे पहले क्लास बनानी पड़ेगी। अब ये जो इज़ इवन का फंक्शन है ये मैं लिखने से पहले क्लास बनाऊंगा, ठीक है। अब क्लास का नाम जो रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप अब देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है और इस क्लास को स्टैटिक कर दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मुझे सबसे पहले क्लास बनानी पड़ेगी और उसको स्टैटिक के कीवर्ड के साथ लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक क्लास। क्लास का नाम यहाँ जो मर्ज़ी लिख लें, मैंने लिखा है इंटीजर एक्सटेंशंस। आपका जो दिल करता है क्लास का नाम रख लें, इस नाम से कोई जो है ना इसको कंसर्न नहीं है, ठीक है। इस नाम की कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम। बहरहाल कोई मीनिंगफुल नेम रखे, जैसा मैंने इंटीजर एक्सटेंशंस रखा है, इसका मतलब है कि ये इंटीजर डेटा टाइप के अंदर मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ कि उसके अंदर मजीद जो मैं लॉजिक बना रहा हूँ फंक्शंस की शक्ल में वो यहाँ बनाऊंगा और वो उस इंटीजर में अवेलेबल होंगे जहाँ मैं यूज़ करूँगा थ्रू आउट दिस नेम स्पेस या इस प्रोजेक्ट में। तो एक तो मैंने क्लास बना दी, क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई ख़त्म। इस क्लास के अंदर जितने मर्जी फंक्शंस बना लें, अभी मैं एक बना रहा हूँ ताकि फिर आपको समझ आ जाए, फिर आप जो मर्जी करें। इसके अंदर मैंने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया है, पब्लिक स्टैटिक, और एक फंक्शन है आगे, तो उसकी रिटर्न टाइप मैंने बूल रख दी है क्योंकि मुझे चाहिए बूलियन था। आपको जो चाहिए होगी आप उस हिसाब से करेंगे। फंक्शन का नाम मैंने इज़ इवन रखा है और इज़ इवन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक इंटीजर आई पास किया है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ क्यों है, लेकिन उसके साथ कीवर्ड दिस लिखा है, दिस का मतलब रेफरेंस, ठीक है। आप जब दिस लिखते हैं और जिस डेटा टाइप के लिए, अभी मैं क्योंकि इंटीजर के लिए कर रहा हूँ तो दिस इंट की है, जब मैं स्ट्रिंग के लिए करूँगा तो दिस स्ट्रिंग लिखूंगा, ठीक है, जिस डेटा टाइप के लिए। और एक वेरिएबल आई जो मर्जी आप यहाँ लिख दें, लेकिन ये इंट के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ इंट होगा और दिस का कीवर्ड लाजमी होगा, तब ये जो है ना एज एक्सटेंशन मेथड आएगा। और आई में उस इंटीजर की वैल्यू, मसलन अगर मैं इंट n कर रहा हूँ और n डॉट इज़ इवन कर रहा हूँ, तो ये जो n है वो इज़ इवन को एज ए पैरामीटर पास हो रहा है। तो ये n की जो वैल्यू है वो इस फंक्शन को इस i में यहाँ रिसीव होगी, ठीक है। जो फंक्शन जो वेरिएबल इस फंक्शन को कॉल करेगा वो अपनी वैल्यू इस i में भेजेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ हम लिखते हैं ना n तो तब होता, लेकिन क्योंकि एक्सटेंशन मेथड है तो हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम n डॉट करेंगे तो वो दिस की वजह से ये n की वैल्यू आप समझें एज ए आर्गूमेंट यहाँ पास हो रही। तो ये जो i में आ रही है वो n की वैल्यू और वो कंपेयर हो रहा है, ठीक है। और कंपेयर होने के बाद, सॉरी, पहले इसका मॉड ले रहे हैं और मॉड होने के बाद आंसर जो आ रहा है वो कंपेयर हो रहा है और रिटर्न हो रहा है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमने इंटीजर को जो है ना आप समझे कि एक्सटेंड किया है एक फंक्शन के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो डेटा टाइप है लेट्स सपोज स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमने स्ट्रिंग के लिए भी एक फंक्शन जो है ना एक्सटेंड किया है, स्ट्रिंग को भी हमने एक फंक्शन के साथ एक्सटेंड किया है। फंक्शन का नाम मैंने रखा है इज़ न्यूमेरिक। अगर ये नंबर है तो इज़ न्यूमेरिक ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इसमें कोई अल्फ़ा आ जाता है या नॉन न्यूमेरिक कोई वैल्यू आ जाती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन अब हमने पहले स्ट्रिंग के टाइप के लिए कर रहे हैं तो हमने एक और क्लास ले ली है जो कि हम एक्सटेंशन, वैसे तो आप इस क्लास में भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑल एक्सटेंशंस करके यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब एक ही क्लास में भी सारे कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे फंक्शन किसी एक क्लास के लिए करें तो लेट्स क्लास, सॉरी, मतलब फर्स्ट करो स्ट्रिंग के लिए मैंने कोई 10-15 एक्सटेंशन मेथड्स बनाने, तो फिर बेहतर है कि एक अलग क्लास बना के सारे उधर पुट कर दें, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग के लिए मैं कर रहा था तो मैंने क्लास बनाई है, वही स्टैटिक क्लास स्ट्रिंग एक्सटेंशंस के नाम से। उसके अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम है, लेट्स सपोज उसका नाम है इज़ न्यूमेरिक, रिटर्न है बूलियन, ठीक है। और स्टैटिक, और एग्जैक्टली उसी तरह का इसमें पैरामीटर पास हो रहा है
स्ट्रिंग str या कोई भी वेरिएबल ले लें आप, ठीक है, इसका नाम जो मर्जी लिख दें, और हमने इसको क्या किया है, दिस के साथ पास किया है। ये दिस इंपॉर्टेंट है, सही है, वरना आपका एक एक्सटेंशन मेथड जो है वो नहीं बनेगा। अब स्ट्रिंग को चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम इसको इंट या पार्स या डबल डॉट पार्स कर लें, ठीक है। तो हमने क्या किया है, डबल डॉट पार्स, एक होता है पार्स का फंक्शन, एक होता है ट्राई पार्स। ये ट्राई पार्स का जो फंक्शन है ये हमें बूलियन रिटर्न करता है। अगर कोई स्ट्रिंग जो है ना फ्लोट में या इंटीजर के अंदर भी होता है ट्राई पार्स, ठीक है। तो अगर आप डबल से नहीं करना चाहते, इंट से करना चाहते हैं, तो इंट से भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक क्योंकि डबल भी उसमें आता है इसलिए मैंने डबल किया हुआ है, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज ये जो है ना पार्स हो जाता है स्ट्रिंग, ये इनपुट जो दे रहे हैं, तो वो आउटपुट इसमें डाल देगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो इसमें 0 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और ये जो फंक्शन है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें वैल्यू आ जाएगी और ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो वैल्यू ये मुझे देगा, अब डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग के अंदर डेटा जो है वो पार्सेबल है कि नहीं। अगर पार्सेबल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर हमने किया। अब लेट्स सपोज मैं एक और बनाता हूँ फ्लोट, ठीक है, और फ्लोट को कहता हूँ कि फ्लोट f1 इज इक्वल टू 4.5f, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास है अगर मैं फ्लोट को लेट्स सपोज करता हूँ राउंड में, इंटीजर में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन हो var और माई इंट, ठीक है, और मैं लिखूँ f1 डॉट कन्वर्ट टू इंट, कोई इस तरह का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। अब ये कन्वर्ट टू इंट जो है f1 एरर दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन है ही कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन जिस भी फ्लोट को मैं जो भी फ्लोट लूँ उसमें ये फंक्शन एज ए एक्सटेंशन मेथड अटैच हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट टू इंट को फंक्शन को एक स्टैटिक एक एक्सटेंशन मेथड बना लूँगा। उसके लिए आप किसी क्लास में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ न्यूमेरिक एक्सटेंशंस, तो क्लास का नाम मैंने ऐसे रख दिया कि इसमें सारे आ जाएंगे। अब ये इंट के लिए हो गया। अब मैं एक फंक्शन यहाँ बना देता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक। अब ये इंटीजर रिटर्न करेगा इंट, फंक्शन का नाम होगा कन्वर्ट टू इंट दिस, इसमें फ्लोट पास होगा, ठीक है। और फ्लोट जो है इनपुट आएगी कोई भी, ठीक है, इस फ्लोट में इनपुट आएगी और इस इनपुट को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो हम लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पर कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और इसको इनपुट दे देंगे, ठीक है। तो हमने ये जो कन्वर्ट किया हुआ है, अब हमें ये वैसे हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हम अपना रैपर फंक्शन बना लिए। अब ये एज ए एक्सटेंशन मेथड होगा। अगर आप देखें डॉट करें तो कन्वर्ट के साथ ये देखें एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये एक्सटेंशन मेथड है। अब आप कोई भी फ्लोट डेटा टाइप लेने आपको मिल जाएगा। मसला मैं ले लेता हूँ फ्लोट ABC, उसमें लिख देता हूँ 7.8f, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ABC डॉट कन्वर्ट, तो अब हर एक में मिलेगा आपको। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने कोई यूटिलिटी फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जो किसी डेटा टाइप में मौजूद होना चाहिए, तो आप बहुत इजीली जो उनसे है ना इसको कर सकते हैं यूज़, ठीक है। तो ये थे एक्सटेंशन मेथड्स, और उसके लिए हमें मेथड को किसी स्टैटिक क्लास में डिक्लेयर करना पड़ता है और उस मेथड को इटसेल्फ भी स्टैटिक करना पड़ता है। और जो डेटा टाइप जो है ना इसकी टारगेट होगी, मतलब सोर्स होगी, वो दिस के साथ आएगी, और जिसमें भी कन्वर्ट करना है या जो भी ऑपरेशन करना है वो नॉर्मल फंक्शन होगा बाकी लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इस वीक में हमारा है लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यू हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इसको ना बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देख रहे हैं। फिर हम जैसे जैसे नेक्स्ट वीक में जाएंगे हम इसको डेप्थ में देखते जाएंगे और आप फेमिलियर होते जाएंगे, और लास्ट में फिर हम जो है ना लिंक को कुछ बेसिक एरेज के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अब मुझे प्रॉपरली कुछ जो है ना लिंक की तरफ आना पड़ेगा ताकि मैं आपको लैम्डा एक्सप्रेशन समझा सकूं। अब ये देखें, ये मेरे पास अभी हमने इसको डिस्कस किए थे कि इंटीजर एरे है, उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया डॉट ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का जो फंक्शन है इसके अंदर अगर आप ये चीज़ देखें जिस तरह लिखा हुआ है, एक वेरिएबल v मैंने लिया है और फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन है और फिर राइट साइड पे v लिखा हुआ है। अब ये जितनी भी ब्रैकेट के अंदर पूरी एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पर इसको देखें, मसलन अगर मैं कहूँ v इक्वल टू ग्रेटर देन साइन एंड v, तो दिस इज कॉल्ड लैम्डा एक्सप्रेशन। अब लैम्डा, इसको हम लैम्डा एक्सप्रेशन कहते हैं। आप ये समझ लें कि ये एक स्पेशल किस्म का फॉर्मेट है जो लिंक हमें प्रोवाइड करता है, एक सिंटैक्स है, ठीक है। और लैम्डा एक्सप्रेशन जो है, आप इसको जनरली हम लैम्डा एक्सप्रेशन को कहते हैं कि बेसिकली आप फंक्शंस का शॉर्टेस्ट वर्जन है। मतलब हम किसी कोई क्लास में फंक्शन बनाते हैं ना, तो एक फंक्शन होता है, उसको कोई वेरिएबल पास करते हैं, फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है, या नहीं भी रिटर्न कर रहा, लेकिन एक फंक्शन है। अभी जो लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसको हम कहते हैं कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है एक फंक्शन की, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, ना फंक्शन की ब्रैकेट्स हैं, ना कोई फंक्शन का नाम है, तो नॉर्मली हम सी शार्प में एक टर्म यूज़ करते हैं, एनोनिमस फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, हम उसे कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन हम नॉर्मली, एनोनिमस फंक्शंस को हम नॉर्मली जो सा है ना, सी शार्प में डेलीगेट के कीवर्ड के साथ लिखते हैं, ठीक है। जिस फंक्शन का नाम ना हो वो एनोनिमस फंक्शन होता है, नेमलेस फंक्शन, और वो जो है डेलीगेट के कीवर्ड के साथ सी शार्प में लिखा जाता है। हम इसको बाद में किसी टाइम देख लेंगे, अभी हमारा फोकस उस पर नहीं है, लेकिन जो हमारा फोकस है लैम्डा एक्सप्रेशन में, वहाँ पर इसका एक कंसेप्ट यूज़ होता है एनोनिमस फंक्शन का, ठीक है। आप समझे कि ये शॉर्टेस्ट वर्जन है, ये शॉर्टर वर्जन है एनोनिमस फंक्शंस का, लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन में बेसिकली आप इसमें दरमियान में एक एरो नुमा का एक ऑपरेटर होता है, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन से बना होता है, स्पेस नहीं होती दरमियान में, ठीक है। लेफ्ट राइट में स्पेस दे या ना दे उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन इन दोनों के आपस में स्पेस नहीं होती। अब इसको हम कहते हैं, इस इक्वल टू को हम कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन में, हम इस इक्वल टू को कहते हैं लैम्डा ऑपरेटर, ठीक है। ये जो एरो होता है इसको हम कहते हैं लैम्डा ऑपरेटर। लैम्डा ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, लेफ्ट पार्ट ऑफ लैम्डा ऑपरेटर, ठीक है, इज इनपुट ऑफ फंक्शन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है, तो ऑब्वियस बात है फंक्शन में जो इनपुट होगी, ये जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल v है, ये फंक्शन में आप समझे कि पैरामीटर का काम कर रहा है। तो अब मैंने ये v कहाँ डिक्लेयर किया है, अगर आप गौर से देखें तो v कहीं डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि ये एक फंक्शन है। तो आप समझे कि फंक्शन के इस एरो के लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल मैं लिखूंगा, v लिखूंगा या जो भी नाम लिखूंगा, ये असल में एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है इसमें, इस फंक्शन में एज ए इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो आप समझें कि अगर लेट्स सपोज इस फंक्शन में यहाँ पर लिखूंगा मैं इंट v, तो ये v डिक्लेयर हो गया। इसके साथ डेटा टाइप लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके साथ डेटा टाइप नहीं लिखता v, तो फिर तो कंपाइलर के लिए कन्फ्यूजन है कि भाई इसकी डेटा टाइप क्या है। तो सबसे पहले अब हम जो है ना, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो है ना एनोनिमस फंक्शन का शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो अब देखें, अब कीवर्ड भी आपको डेटा टाइप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता इंट v, तो फिर पता चलता इंट है, लेकिन मैंने इंट भी नहीं लिखा। अब जब ये लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये किसी ना किसी एक्सटेंशन मेथड के अंदर होगा, मसलन ऑर्डर बाय होगा, वेयर होगा, जॉइन होगा। तो ये जो v है, अब ये जो हमारे पास फंक्शन होता है, ये एक्सटेंशन मेथड होता है, इसको पता होता है कि मुझे लैम्डा एक्सप्रेशन वाला सिंटैक्स पास होगा, और इसमें जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होगा वो मैं ऑटोमेटिकली खुद डिक्लेयर करूंगा कि ये इंट है, फ्लोट है, ये क्या है। अब कैसे, लेट्स सपोज मैं इस v को देखूं तो माउस पे लेके जाऊं तो ये खुद ही कह रहे हैं इंट v, मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये बता रहा है कि इंट v। क्यों? क्योंकि ये v मैंने ऑर्डर बाय को पास किया और ऑर्डर बाय को कॉल किया है एरे ने एक, और उस एरे की डेटा टाइप है इंटीजर। तो ये v ऑटोमेटिकली जो है ना, इस ऑर्डर बाय के अंदर जो v है ये ऑटोमेटिकली इस इंट पे मैप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली जो है ऑर्डर बाय का फंक्शन इस v को इंट डिक्लेयर कर देगा। अब यहाँ देखें, नीचे जो ऑर्डर बाय है ये वाला, ये फ्लोट है, नीचे देखें ऑर्डर बाय में v ये स्ट्रिंग है, और फंक्शन वही ऑर्डर बाय, लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने वाला कौन है, डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पर फ्लोट एरेज को पास किया, तो ये v फ्लोट बन जाएगा, क्योंकि ये जो v वेरिएबल है, आप समझे कि इस एरे में से वैल्यू आ रही है, इसको इनपुट आ रही है इस v में, तो ये इसी के अकॉर्डिंग एज ए डेटा टाइप डिक्लेयर होगा, ठीक है, और इस v में वैल्यू आएगी। और राइट साइड पे जो v है, असल में ये आप समझे कि स्टेटमेंट है उस v पे क्या ऑपरेट करना है,
ठीक है। अब यहाँ मैंने कहा है कि इंटीजर एरे को सॉर्ट करो, मीन्स कि ऑर्डर बाय करो, और उसमें जो वेरिएबल v इनपुट आ रही होगी ऑर्डर बाय को, वो इस इंटीजर एरे से वैल्यू आएगी। और इस एरो का मतलब ये है कि आप इसके राइट साइड पे डिक्लेरेशन के बाद इसका यूजेज है, ठीक है, मतलब ये वेरिएबल v को यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑर्डर बाय में हम लिखते हैं ना, जिस तरह हम ऑर्डर बाय v करते हैं, ठीक है, डेटाबेस में तो v कॉलम का नाम होगा। तो यहाँ पर जो सा है ये वेरिएबल v मैंने पास किए कि वेरिएबल v में जो वैल्यू आ रही है उस एरे में से आ रही है और इसी से ऑर्डर बाय कर दो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी लैम्डा एक्सप्रेशन बन जाती है। तो जितने भी हम मजीद आगे फंक्शन देखेंगे उन सब में ये लैम्डा एक्सप्रेशन पास होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। जिस तरह ऑर्डर बाय में ये है तो वेयर में कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के लेफ्ट साइड पे आप समझें कि इनपुट होती है या डिक्लेरेशन होती है, और इसके तीसरा जो पार्ट है राइट पार्ट, ठीक है, राइट पार्ट ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा ऑपरेटर इज यूजेज ऑफ दैट इनपुट, ठीक है, उस वेरिएबल v को यूज़ करें। अब जिस तरह हम, ये तो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है। अब हम प्रॉपर्ली कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा, पहले हम आते हैं मेथड सिंटैक्स पे आते हैं, क्यूरी सिंटैक्स को बाद में देख लेते हैं। मेथड सिंटैक्स में मैंने एक इंटीजर एरे ले लिया, ठीक है। इंटीजर एरे में मैंने डेटा सॉर्ट करना है, तो अब मैं लिंक की क्यूरी अप्लाई करूंगा, अप्लाई लिंक टू दीज एरेज एंड सॉर्ट देम, ठीक है, दैट इज अप्लाई ऑर्डर बाय, ठीक है। तो अब लिंक में मेथड सिंटैक्स में ऑर्डर बाय जो एक फंक्शन है, अब यहाँ पर मैंने कहा इंट एरे डॉट ऑर्डर बाय। ये जो ऑर्डर बाय का फंक्शन है ये हमें क्या रिटर्न करता है, क्यूरी रिटर्न करता है, ठीक है। और इसको मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन पास की, वेरिएबल v में यहाँ से इनपुट आ रही है और उसी v से मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब उस इनपुट पे जो एरे से आ रही है उस पर मैं ऑर्डर बाय को कह रहा हूँ कि सॉर्ट करते जाओ उस वैल्यू को। तो जब ये ऑर्डर बाय कंप्लीट इस एरे का डेटा पास हो जाएगा इसको, तो ये डेटा हमें क्यूरी की शक्ल में रिटर्न करेगा। तो जो इसकी रिटर्न टाइप है, अगर आप यहाँ देखें क्यूरी 1, तो ये है सिस्टम डॉट लिंक आई ऑर्डर्ड इनमरेबल, और ये एक टेम्पलेट है एंगल ब्रैकेट में टी एलिमेंट, एंड टी एलिमेंट इज इंट 32, ये नोट करें। तो ये समझे कि ये इंटीजर टाइप का आई इन ऑर्डर्ड इनमरेबल इंटरफेस रिटर्न करता है। मतलब आप याद रखिए कि हमेशा इंटरफेस की फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है, ऑर्डर बाय। तो ये आपको एक क्यूरी बना दी ऑर्डर बाय की। ये क्यूरी जोन सी है ये आपको यहाँ पर रिजल्ट देगी जब मैं इसको फॉर ईच के लूप में अप्लाई करूँगा क्यूरी, क्योंकि ये इंटीजर के ऊपर है तो इसलिए मुझे इंटीजर वैल्यू लिखनी पड़ी। अगर मैं इंट नहीं भी लिखता, वी भी लिख देता हूँ, तो भी ये इंट ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्यूरी में इंटीजर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये कंपाइल टाइम पे इससे इंटेलिजेंटली अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को, और जब ये क्यूरी 1 चलेगी तो ये आपको डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में शो करेगा। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह मेरे पास एक फ्लोट की एरे है और एक स्ट्रिंग की एरे है, ठीक है। तो जब मैं फ्लोट को कहता हूँ फ्लोट एरे डॉट ऑर्डर बाय, वही वेरिएबल v, अब ये जो रिटर्न कर रहा है ये देखें वही ऑर्डर्ड आई ऑर्डर्ड इनमरेबल है, और ये है किसमें, सिस्टम डॉट लिंक की लाइब्रेरी में, वही लिंक की है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड आई ऑर्डर्ड इनमरेबल लिंक का है, इंटरफेस है। और ये टी एलिमेंट यहाँ पर क्या है, सिंगल। सिंगल हमारे पास बेसिकली फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब क्यूरी 2 जो आई है, अगर मैं यहाँ पर फ्लोट नहीं भी लिखता, वी भी लिख देता हूँ, तो उसमें देखें खुद ये कह देता है ये सिंगल है या फ्लोट है। ऊपर वाले क्यूरी 1 में ये कह देता है इंट है, क्योंकि हम जहाँ से क्यूरी बना रहे हैं उसको पता है कि मैं किस टाइप का डेटा रिटर्न करवा रहा हूँ, तो इसलिए ये ऑर्डर बाय स्मार्टली काम करता है, ठीक है। फंक्शन वही ऑर्डर बाय, लेकिन जब फ्लोट के लिए होगा तो ये फ्लोट के साथ बिहेव करेगा उसके तरीके से, ठीक है। और ये मतलब आप समझे ये ओवरलोडेड वर्जन है। और जब मैं स्ट्रिंग के लिए अप्लाई करूँगा तो वही आई ऑर्डर स्ट्रिंग टाइप बन जाएगा और फिर हमें स्ट्रिंग आउटपुट देगा, ठीक है। इसको भी हम रन कर लेते हैं। हमारे पास डेटा क्या है, ये इंटीजर का डेटा है, ठीक है, ये फ्लोट का डेटा है और ये स्ट्रिंग है हमारे पास। स्ट्रिंग में थोड़ी सी मैंने वेरिएशन ये ली है, जिस तरह हामिद, खालिद, हसन, ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स डिफरेंट किए क्योंकि सॉर्टिंग में इसका बड़ा रोल होता है। अब नासिर, नसीर, अली मैंने 3 लिए हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। देखें कैपिटल ए में सारे अली अपर केस में है, ALI, फिर एक मिक्स है अली, एक कैपिटल बाकी, और एक है जी स्मॉल में, ठीक है।
और एक और भी मैं ले लेता हूँ चलें, और उसको हम कर देते हैं स्मॉल ALI, ठीक है। ये एक एल मैंने कैपिटल ले लिया। चलें इसको रन करके देख लेते हैं। अब देखें, अब मेरे पास जो इंटीजर एरे आ रही है ये सॉर्ट आ गया 3, 5, 9, 23। तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर बाय है, और ये क्यूरी 1 जो बनी है सॉर्ट होकर डेटा प्रिंट कर दिया। और क्यूरी 2 में देखें डेटा आपका फ्लोट आ रहा है 2.345, फिर 3.5, फिर 4.5 एंड सो ऑन, ठीक है। स्ट्रिंग को देखें, अली क्योंकि वैरायटी थी, लेकिन क्योंकि ये जो है ना केस सेंसिटिव है, तो जब आप जहाँ पर स्ट्रिंग सेम हो जाए, मतलब अली है, अली 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 चारों सेम थे, लेकिन मैंने कैपिटल ALI वाला जो अपर केस है वो पहले लिखा था, शॉर्ट में पीछे आ गई। इसका मतलब है कि जो स्मॉल लेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस पहले है, मतलब स्मॉल लेटर पहले आएंगे फिर कैप्स लेटर आएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ जब सेम हो तब, ये नहीं कहना कि अब ये जो हामिद है उसमें हसन आया है और कोई HE होता तो वो बाद में आता, ऑब्वियसली बात है वो अगले कैरेक्टर की वजह से। तो अभी क्योंकि सेम थे चारों, इसलिए अली स्मॉल वाला पहले है, फिर स्मॉल ए की वजह से कैपिटल एल वाला पहले आ गया, वरना ये स्मॉल एल आप समझते पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच होता है। स्मॉल ए और कैप्स ए में मैच हुआ तो ये स्मॉल ए पहले आ गया, तो इसलिए ये, और फिर ये अली, और फिर ऑल अली, और फिर एच और के एन इस तरह चलता जा रहा है, ठीक है। अब नसीर में एन कैपिटल पहले आ गए, तो ये स्मॉल एन वाला बाद में क्यों आया, क्योंकि NASE है और NASI है, ठीक है। तो इस वजह से आज के लेक्चर में हमने बेसिक्स लिंक की चीज़ें पढ़ी हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शनरी लेवल पे, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह यहीं से इसको हम डीप जो है ना डिस्कस करेंगे।